नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटा सा स्टॉक है। एग्रो एग्रीकल्चर में डील करता है, एग्री प्रोडक्ट के ऊपर कामकाज करती है। एस प्राइड्स एग्रो लिमिटेड कंपनी का नाम है। आखिर मैं पहले इसको चर्चा क्यों कर रहा हूँ पता है? इसकी हमने जब इसका अभी रिसेंटली चार्ट कुछ देख रहा हूँ, डेटा जैसे अब चल रही न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर, तो कंपनी कहती है कि जो कि प्राइड्स एग्रो है, स्टैंडअलोन नेट वर्थ इज राइज 3806% इन द जून 2024 क्वार्टर में। सोचिए दोस्तों, कोई भी देखेगा, कोई भी समझेगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा इतना सारा प्रॉफिट बनाती है कंपनियां। तो कंपनियां प्रॉफिट नहीं बनाती है, शेयर होल्डर भी प्रॉफिट बना रहे हैं। जहां पे देखने को आई कि एक महीने में रिसेंटली 50% जंप करती है, 6 महीने में देखेंगे तो 561% जंप कर जाती है, एक साल में देखा जाए तो करीब 9000% से ज्यादा का जंप है स्टॉक को लेकर के दोस्तों। कभी सोचने वाली बात है स्टॉक को लेकर के। तो ये एक साल में कोई स्टॉक आपको 9000% जंप कर दे, 5 साल में 17000% जंप कर दे। आखिर क्या है इस स्टॉक की पोटेंशियल्स, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आज के लर्निंग में। जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल के आया, जो सेल्स कितना 1717% जंप करती है, वाई ओ वाई के हिसाब से ईवीटा करीब 2900% जंप करती है, नेट प्रॉफिट 3800% जंप करती है। और इतने सब के बावजूद भी पता है क्या है, जो ईपीएस है, ईपीएस में 85% की गिरावट आ जाती है। अब ये मामला क्या है, इसी पे हम थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास कर देंगे। यदि हम चार्ट को आपके सामने लें तो चार्ट में कुछ समझ नहीं आता, लगातार जिस दिन चलती है सर्किट के साथ ही चलती है, और सर्किट के साथ चलती है तो इसका कुछ नोटिफिकेशन भी है। क्या निकल के आती है, कहती है फाइनेंशियल रिजल्ट तो आए ही, अच्छी बात है, और जो कि जून क्वार्टर का जहाँ पे अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिला है। इसके साथ साथ डेली जब भी देखेंगे तो डेली लगेगा, अच्छा ये तो अपर सर्किट को टच कर रही है, 12 तारीख हो या 11 तारीख हो या 10 तारीख हो, आखिर इसमें चल क्या रहा है इस स्टॉक में? सब के सब खरीदारी बैठे हैं या कोई बिकवाली वाला भी है? कुछ ऐसा है। यहाँ पे राइट इशू की बात भी करती नजर आई थी, अभी थोड़ी देर मैंने देखा था कहीं पे राइट इशू की बात करती नजर आई थी, तो पहले कंपनी ने राइट इशू लेके आई थी, शायद ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन बनती नजर आती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, होल्डिंग ऑन डेटा को। आखिर क्या क्या करती है कंपनियां, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। तो दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट्स जो इनकी खोलती है, मैं वेबसाइट्स को खोलने का प्रयास करा लेकिन इनकी वेबसाइट्स ओपन नहीं हुई। सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे देखने को आई ना, वो आपके सामने मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। कोई किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसकी वेबसाइट्स जानना जरूरी है। अच्छा उसकी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी मुझे लगता है कि रेगुलेट होना चाहिए, जो कि जिसको डिपार्टमेंट इन इसको रेगुलेट करती है। एक यहाँ पे आती है जो अच्छा साइट तो चलती नहीं है, आखिर इसमें क्या, और बाकी सारी चीज निकल के आती है। तो इसी पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ और क्या कहना चाहता है ये उसकी तरफ। तो इसके वेबसाइट तो वैसे खुला नहीं, हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको वैसे एक जगह खोल के देखने के प्रयास करते हैं आखिर इसका वेबसाइट खुलता है कि नहीं खुलता है। तो एक नज़र हम डालते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे हम कंपनी को सर्च करते हैं स्प्राइंग्स एक्रो को, और यहीं पे आके सर्च करते हैं आखिर इसकी वेबसाइट्स का क्या हाल चाल है, वेबसाइट्स इसकी खुलती है कि नहीं खुलती। तो एक वेबसाइट तो ओपन हुई, वेबसाइट ओपन हुई, कहती है अच्छा वायरस के चक्कर है, चलिए हम विजिट कर जाते हैं, कोई बात नहीं। हम वायरस के पास भी चलने का प्रयास करते हैं, अब आते ही इसके वेबसाइट्स ओपन हो जाती है, राइट है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद क्या कहना चाहता है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आता है राइट इशू फ्रॉम द 24 जून से 23 7 तक राइट इशू का प्रोसेस चलेगा। और इसके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहाँ मिलना पड़ेगा, इन नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसके लिए, मोर इन्फॉर्मेशन को लेकर। चलिए फिलहाल तुम इसके बाद नहीं कर, कहते हैं अबे आवर एग्रीकल्चर कंपनी, और कंपनी क्या करती है, एग्रीकल्चर में काम करती है। और जहाँ पे देखने को मिलता है कि पैशन मीट इनोवेशन इन द रेम्स ऑफ द फूड्स एंड एग्रीकल्चर, इनकी टीम वगैरह का कामकाज निकल के आती है। कहती है जो फार्मर्स, हमारे पास 8000 से ज़्यादा फार्मर्स जुड़े हुए हैं, 16 स्टेट में हमारी कंपनी कामकाज करती है, प्रेजेंस हैं, और फ्यूचर ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पे कामकाज करती है। ये करती क्या है बेसिकली, कौन से फूड्स बनाती है, आवर सर्विसेज की बात करती है तो कहती है B2B इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, B2C रिटेल चेन का कामकाज करती है, एरोफोनिक्स का काम है, मॉडर्न एग्रो फार्मर का काम है,
वी अप्रिशिएट आवर ट्रस्ट ग्रेटली की बात करती है, फोटो गैलरी यहाँ पे शेयर करती नजर आती कंपनी। आखिर कंपनी में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आई तो हमें पता चलेगा आखिर और क्या क्या काम है इनके पास। इनकी बिजनेस में देखा जाए कहती है कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मॉडर्न एग्रो फार्मिंग्स। अर्थात सीधा सीधा समझिए, मैं इस कंपनी को एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वाली कंपनी में मान के चलता हूँ। ये एग्रीकल्चर वाली प्रोडक्ट है, कंपनियां हैं जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कामकाज करती हैं। अब इसके बाद क्या निकल के आती है, इसके बाद हम अब आते हैं मार्केट को समझने के लिए। मार्केट में करंट प्राइस जो है 61.40 पैसा का, इसको फिलहाल हम भूल जाते हैं क्योंकि ये डेली चेंज होते रहता है, इसमें कुछ और ये डेली चेंज होते रहता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सेंटिमेंटल बेसिस पे हो सकता है, मार्केट की पॉलिसी पे हो सकता है, यदि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ पॉलिसी आता है उस पर हो सकता है मार्केट, जिस ऐसा भी कोई भी न्यूज आर्टिकल्स जो कि इसको हिट करता हो। सबसे पहले जाने फंडामेंटल को, कंपनी का आखिर बिजनेस मॉडल क्या था। तो बिजनेस जो मॉडल था उसमें प्रॉफिट का पार्ट क्या रहा, पहला जो कि ईपीएस और बाकी सारी चीज को इफेक्ट करता है। दूसरी टिप आती है टेक्निकल। अब टेक्निकल आती है जिसको कहते हैं ट्रेंड, हम समझते हैं ट्रेंड, आखिर इसका ट्रेंड क्या बनती है स्टॉक को लेकर के, जो कि मार्केट की है। तीसरा है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल अर्थात टाइम हर सेकंड चेंज होने वाली मार्केट की मूड को लेकर के चलती है, किसका क्या सोचना है उसके हिसाब से कामकाज करती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इनकी बुक वैल्यू क्या था, 1 रुपया 23 पैसे का सोचते हैं। इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू है 11 रुपए का, पहली नजर में ये दो वैल्यू को हमने क्लियर किया। अब आते हैं जहाँ पे इंडिकेटर के तौर पर जिसको देखते हैं ना, अच्छा किसी स्टॉक का पी ये कहता है तो अच्छा स्टॉक तो ओवर वेटेज हो गया, अंदर वैल्यूड देखती है, अच्छा तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहती है कि 186 का इसका पी है। पी क्यों है ऐसे 186 का, क्योंकि ये डिपेंडेंसी पता है कहाँ से बनती है, इसका डिपेंडेंसी होता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट की डिपेंडेंसी, प्रॉफिट जितना भी हुआ उसको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल क्या निकला, 1 रुपया 23 पैसा पर शेयर। यदि एक शेयर की अर्निंग देखा जाए तो 1 रुपया 23 पैसा कहता है, और 1 रुपया 23 पैसे के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये इसका ईपीएस हो जाता है और ये मार्केट की प्राइस हो गई। इसके हिसाब से इंडस्ट्रियल पी क्या कहता है, वो कहता है 34.9 का है। अब ये इन दोनों को यदि कंपेयर करके देखें तो कितने परसेंट की गैप है सोचिए। अर्थात ये फिर कह सकते हैं जो इसको ओवर वेटेज हो गया। अभी जो 41 जितना प्राइस था, नियर अबाउट कितना प्राइस है, 61 रुपये के आसपास, ये भी वैल्यू ज़्यादा हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियल की पी तो कुछ और कहता है। चलिए, ये पी हो सकता है जो मार्केट की केवल केवल इसके बेसिस पे डिपेंड ना करता हो, मार्केट में जो प्रॉफिट का पार्ट हो, प्रॉफिट के पार्ट में गिरावट हुआ हो क्योंकि उसका बोरोइंग्स का पार्ट हो गया हो। तो बोरोइंग्स पार्ट में कहती है जो डेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करंट रेशियो तो 11.7 कहता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक रीड स्ट्रेचर लेने वाले हैं, ठीक है। आगे कहती है आरओसी 38, आरओसी कहती है आरओई 35। इन सभी स्टॉक के पीछे की कहानियां जो है ना वो 1 रुपए से चालू होती है, फेस वैल्यू 1 रुपए का, और इसके बेसिस पे मार्केट 54-53 करोड़ का शेयर है, 61 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट कैप करीब 3300 करोड़ के आसपास के निकल के आ रही। कंपनी कहती है ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू द सर्विसेज पे कामकाज करती नजर आती है। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलते हैं पीयर्स की तरफ। आखिर पीयर्स में और कंपनी क्या है, ये कहती है कुछ सीडीएस से कंपेयर कर दिया जाए, इंटेलिजेंस से करिए। यार मुझे कई बार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, यदि इनकी सेगमेंट वाइज कुछ और कहती है तो इसको कहाँ से किसका कंपेयर किया जाता है और पी क्यों निकाला जाता है। अर्थात कई बार कुछ पी भी अट्रैक्टिव नहीं होता है, पी गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये सेगमेंट वाइज जानना जरूरी है। और यहाँ पे देखा गया सबसे ज़्यादा जो पी है ना स्टॉक रेट, वो इसी का भागता नजर आता है। आखिर क्या कुछ पिछले की कहानी भी है इसके पीछे, तो कहानी तो चालू होता है कहाँ से, इसके रिजल्ट फंडा से, जो कि हम देख रहे थे अभी रिसेंटली किसके ऊपर थी, जो कहती है सेल्स हमारा 1717% जंप करती है, एबिटा 2900% जंप करती है, नेट प्रॉफिट हमारा 3800% की जंप करती है। कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि ये कहानी स्टार्ट होती है तो क्वार्टरली डेटा क्या कहती है, तो क्वार्टरली डेटा कहती है अच्छा ये तो काफ़ी मोमेंटल है, कब से,
2023 से, 2023 के दिसंबर से रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले कंपनी ने बिजनेस कारोबार तो पहले चालू किया, इनका सेल्स बढ़ना चालू हुआ। सेल्स 22 करोड़ से 43 करोड़, 43 से 52 करोड़। अच्छा, लाजवाब है, अच्छी बात है। चलिए, यहाँ तक तो अच्छी बात निकल के आती है। इसके बाद कहती है प्रॉफिट, प्रॉफिट करीब 6 करोड़ का है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है करीब 12% के आसपास। इनका कहाँ पे गिरावट आई? इनका कोई लोन का पंडा तो देखने को नजर नहीं आती। आखिर इसका ईयरली डेटा देखें, ईयरली डेटा कहती है जिनके पास जो डेटा है वो मार्च 24 में तो अच्छा खासा, इससे देखा जाए तो 8 करोड़ से 72 करोड़, सीधा सीधा 9 टाइम्स बिल्टअप हो गई एक साल के दौरान। और उसके बाद भी ये स्टॉक रुकी नहीं, लगातार दौड़ती रही। क्या? इसकी फंडामेंटल्स, प्रॉफिटिलिटी के पार्ट्स और सेल्स। तो सेल्स बढ़ना चालू हुआ तो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% बनती है, 18 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आ गया। तो सोचिए, एक छोटी सी कंपनी, इसका मार्केट कैप कितना, 3600 करोड़, 3500 करोड़ के आसपास था ना, 18 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है। चलिए, अच्छी बात है। इसके बेसिस पे क्या हुआ, इनका अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 23 पैसे के आसपास निकल के आता है, जो कि क्या कहता है, अच्छी है। लेकिन इसको यदि पिछले पीरियड से देखेंगे तो क्या निकल के आती है? पिछले पीरियड से देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर क्या कहता है इसके बारे में, 12 पैसा का ये कहता है, और पिछले जून का 80 पैसा कहता है। चल, यही कहता है ना, पिछले जून का 80 पैसा था ना, राइट। इनका क्या हुआ? यहाँ पे तो गिरावट का माहौल बन गया ना इस पीरियड के हिसाब से। यहाँ पे आखिर हुआ क्या, इन दोनों के पीरियड में हुआ क्या, ऐसा कुछ आंकलन निकल के आती है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आता। यहाँ पे क्या था, इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम था और प्रॉफिट भी कम था, लेकिन ऑपरेट इनका क्या था, ईपीएस 16 लाख के प्रॉफिट में ईपीएस अच्छे 80 का निकल के आती थी। अर्थात नंबर ऑफ शेयर लगता है उस टाइम पे कम था, बाद में लगता है शेयर ज़्यादा हो गया। क्या ऐसा राइट इशू के बाद तो नहीं हो गया, कुछ राइट इशू नहीं किया कंपनी ने, किया था ऐसा कुछ तो नहीं था। चलिए, अब आते हैं एक नज़र, जितना सेल्स बना इसका इस क्वार्टर में, उस क्वार्टर के बेसिस पे सेल्स के हिसाब से संबंध करने का प्रयास करें। 52 करोड़ का सेल्स कहता है, इससे पहले 42 करोड़ का कहता है। चलिए, और इनकी लाइबिलिटी जो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, कंपनी और ऑलमोस्ट डेट्स फ्री। आपने देखा कंपनी ऑलमोस्ट इज कहते हैं डेट्स फ्री, लेकिन हमने चर्चा कहाँ किया था, करंट रेशियो पे। करंट रेशियो क्यों इतना ज़्यादा निकल के आती है? यहाँ पे देखने को मिला तो इनका प्रॉफिट तो ठीक है, रिजर्व जो था वो बढ़ती नहीं रही। अब लाइबिलिटीज में इनके पास क्या हुआ, अदर लाइबिलिटी कहती है इनके पास कितना, 3 करोड़ के आसपास। बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं आई। 3 करोड़ की लाइबिलिटी देखने को मिली, तो क्या कहना चाहता है स्टॉक? देखिए, मैंने पहले कहा ना, स्टॉक में क्या कुछ तो था ना, बड़ा पंगा था ना। पंगा ये था, इनके पास पहले 6 करोड़ के आस 60 करोड़ के आसपास या 6 करोड़ के, 6 करोड़ का टोटल क्या था, कैपिटल था। वो 50 करोड़ का हो जाता है। तो जैसे ही कैपिटल बढ़ेगा, शेयर नंबर बढ़ गया, तो शेयर बढ़ गया तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई, कम हो गई। इसलिए तो यहाँ पे इनकी ईपीएस में गिरावट देखने को मिली। जो हम ईपीएस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी ना 85% का, वो इसी का इफेक्ट देखने को मिला था। जो इफेक्ट क्या था, किस, इनकी कैपिटल को लेकर। अब आते हैं इनकी लाइबिलिटी में ऐसा कुछ था, और लाइबिलिटी एसेट्स की तरफ देखते हैं तो ये क्या क्या, देखिए इनकी लाइबिलिटी कहती है 3 करोड़ का, और एसेट्स कहता है कितने का, एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है। करंट एसेट्स में देखा जाए तो करंट एसेट क्या कहता है, नियर अबाउट द 64 करोड़ का। इसमें ट्रेड रिसेबल 21 करोड़ का। अब मैं यहाँ पे ना आके रुकता हूँ एक बात को लेकर, एक बिजनेस को समझने की पर्पज से, ठीक है। यदि आप कोई बिजनेस करते हो या किसी बैलेंस शीट को अच्छे से जानते होंगे, तो उसमें एक चीज़ को हम लेना चाहेंगे। वो दोस्तों कुछ ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके बताना आप प्लीज़। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, वो चीज़ क्या है, इनका ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल कहता है वो कितना है, 21 करोड़ का, ठीक है। इनका पैसा कितने दिन में देता है, 105 दिन, 106 दिन में पैसा देता है, ठीक है।
3 महीना 4 महीना मान लेते हैं, ठीक है, 4 महीने में पैसा देता है। 21 करोड़ का क्या था, डेटर था। और और बात ये है, जो ये जो टाइम फ्रेम था, इसे में 21 करोड़ के आसपास था। यहाँ का तो डेटा आया नहीं। नियरली मैं मानूँ तो 50% क्या है, मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं। यदि मार्केट में 50% के पैसे फंसे हुए तो क्या उसका मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ज़्यादा? नहीं, देखने को नजर नहीं आता। यहाँ पे जो मुझे जो ऐसा लग रहा है ना, जो डिमेरिट्स की पार्ट वो वहीं पे निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है, 21 करोड़ का टोटल इनका डेटर फंसा हुआ है। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कितना बुक किया था, प्रॉफिट बुक किया था उसने साल भर में करीब करीब कितने का, 12 करोड़ का। अर्थात इससे डबल तो हो गया ना, नियर अबाउट, नियरली डबल के आसपास। चलिए, अब आते हैं कुछ सेगमेंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे, इसका सेगमेंट वाइज क्या कहना चाहता है। यदि सेगमेंट वाइज होगा तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, नहीं है तो फिर इसको कुछ कर कहना मुश्किल है। सेगमेंट वाइज कोई डेटा नहीं आती, चलिए कुछ नहीं कह सकते हम इसको। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कहती है कंपनी, 100% ये पब्लिक। कभी किसी टाइम पे इस कहाँ था, 70% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, लेकिन मार्च 24 तक का डेटा यहाँ पे अपडेटेड है। उसके बाद अभी अपडेटेड डेटा नहीं निकल के आई, आखिर क्या हुआ। यहाँ पे 100% के आसपास पोजीशन किसके के पास है, पब्लिक के पास है फिलहाल। इसमें क्या निकल के आती है, बड़ी बड़ी नाम निकल के आते हैं, जिन पे 4-4%, 5% के आसपास होल्डिंग निकल के आती है। अब ये कौन से लोग हैं, इनके इंटरनल लोग हैं, ऑफ 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 साइड लोग हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा पोजिशन हैं मार्केट को लेकर के। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने कहते हैं, केवल 10,000 के आसपास के नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं। मतलब इंटरेस्ट कितने लोगों का है, केवल 10,000 लोगों का है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ हमने देखा था इसका बोर्ड मीटिंग को लेकर के, फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के। और कुछ लेटेस्ट अपडेट में देखा जाए कुछ है तो कहती है, तो ऐसा कुछ अपडेट निकल के नहीं नज़र आती है। तो हम बात कर रहे थे आज छोटा सा पैनिक स्टॉक के बारे में, जो कि लगातार कुछ दिनों से लगातार बुस्ट नज़र आती है, लगातार ही नज़र आती है। इसके फंडामेंटल में बाकी सारे के सारे एक्सपेक्ट अच्छे नज़र आते हैं, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। जहाँ पे कंपनी लगातार प्रॉफिट सेल्स बढ़ाती नज़र आती है, प्रॉफिट भी अच्छी खासी बनती नज़र आती है, ये दोनों एस्पेक्ट इनके अच्छे नज़र आते हैं। उसके बाद यही नहीं, इनके जो पी था वो भी एक सस्टेन करती नज़र आती है, सेगमेंट वाइज को कंपेयर करके देखें। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हम चार्ट को देखें तो फिलहाल 1 महीने की ट्रेंडिंग में लगातार चलती नजर आती है। चाहे 6 महीने की ट्रेंडिंग की बात करूँ या कोई भी टाइम फ्रेम को देखा जाए, 3 जून के बाद पता है ना, 3 जून के बाद मार्केट गिरा था, 4 जून के बाद मार्केट धड़ाम से गिरने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं। यहाँ से आकलन करके देखिए, लगातार मार्केट ने जंप करती नहीं रही एग्रीकल्चर को लेकर के। जहाँ पे 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, और ऑब्वियसली 5 सालों में 17,000% का जंप दे चुका है स्टॉक। ये कहने वाली बात है, 17,000%, 17,000% जंप। तो हम बात कर रहे थे आज इस स्पेशल्स को लेकर के, और इसमें समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम था स्प्राइट्स एग्रो लिमिटेड। इसके स्टॉक पास अभी भी यदि इसके फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अच्छी खासी देखने को बनती नजर आती है। इसका पे का कोई मतलब नहीं बनता, तो डेट्स फ्री नजर आती है, एक इंडिकेटर गलत, एक इंडिकेटर सही नजर आती है कई बार। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, कई खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर, कोई एडवाइजरी को लेकर के। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, और हमने इसको समझने का प्रयास किया, एक स्टेप को लेने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।